सांसें रोके मीरा और राजू की तरफ देखते हुए, जिनकी आंखों में भी वही दहशत और गुस्सा उमड़ रहा था जो उसके भीतर था। अंदर कम से कम 8-10 लोग हैं, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। आदित्य, भूषण व विदेशी डेलीगेशन और कुछ गार्ड दरवाजे के दोनों तरफ। सूटकेस में कैश है, मीरा ने कहा, अपनी आवाज में एक ठंडी सतर्कता के साथ। अगर वह पैसा है, दस्तावेज है, तो यही हमारे लिए सबसे ठोस सबूत होगा, अगर हम इसे रिकॉर्ड कर सकें या जब्त कर सकें। राजू ने अपनी जेब से एक और छोटा डिवाइस निकाला जो उसने एहतियातन अपने पास रखा था, अपने कैमरे का बैकअप। मैडम, ये इस्तेमाल कीजिए अगर हम अंदर पहुंच पाए। तभी दूसरी तरफ से विक्रांत की टीम भी चुपचाप पहुंच गई। विक्रांत ने इशारे से बताया कि उसकी तरफ का दरवाजा भी उसी हॉल में खुलता है, दूसरे छोर से। उसने अपनी उंगलियों से गिनती शुरू की, 3, 2, 1, और फिर दोनों तरफ से एक साथ दरवाजे खुले, तेजी से। कोई हिले नहीं, हाथ ऊपर, विक्रांत ने चिल्लाकर कहा। अपनी बंदूक तानते हुए उसकी टीम भी उसके साथ अंदर घुसी। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छाया, फिर अफरा तफरी मच गई। विदेशी डेलीगेशन के सदस्य अपनी कुर्सियों से उठकर पीछे हटे, चिल्लाते हुए गार्ड अपनी बंदूकें उठाने लगे। आदित्य, जो मेज के सिरे पर खड़ा था, अपना जाम हाथ में लिए एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर रहा। फिर उसके होंठों पर वह हमेशा वाली ठंडी मुस्कान आई, जैसे यह सब कुछ उसने पहले से देख रखा हो। मीरा, उसने कहा, अपनी आवाज में कोई घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि। मुझे उम्मीद थी तुम यहां तक पहुंचोगी। बधाई हो। अभय मीरा के साथ तेजी से हॉल में दाखिल हुआ, अपनी नजरें आदित्य पर टिकाए हुए। यह खत्म हो गया आदित्य, उसने कहा, अपनी आवाज में एक ठोस दृढ़ता के साथ। हार मान लो। खत्म, आदित्य ने कहा, अपने जाम को धीरे से मेज पर रखते हुए। अभय जी, तुम अब भी नहीं समझे। यह खेल 15 साल से चल रहा है और यह एक रात में खत्म नहीं होगा, चाहे तुम इस कमरे में जो भी पकड़ लो। आर के भूषण, जो अब तक कोने में डरा हुआ खड़ा था, अचानक आगे बढ़ा, अपनी आवाज में एक हताश बनावटी दृढ़ता के साथ। आप लोग जानते हैं मैं कौन हूं। मैं राज्य का मंत्री हूं। अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया तो क्या भूषण जी, विक्रांत ने कहा, आगे बढ़ते हुए। अपनी आवाज में अब कोई राजनीतिक शिष्टाचार नहीं बचा था। आप खुद अपने हाथों इस अपराध का हिस्सा बने हैं, यहां इसी कमरे में, इसी सूटकेस के पैसे के साथ। कोई मंत्री पद आपको इससे नहीं बचाएगा। भूषण का चेहरा सफेद पड़ गया, वह पीछे हटने लगा, पर विक्रांत के एक आदमी ने उसे रोक लिया, उसके हाथ पीछे मोड़ते हुए। विदेशी डेलीगेशन के सदस्य, जो अब तक चुप खड़े थे, अचानक अपनी भाषा में तेजी से कुछ बोलने लगे। एक दूसरे को धकेलते हुए दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करते हुए। विक्रांत की टीम ने उन्हें घेर लिया। कोई नहीं भागेगा, सब यहीं रहेंगे। इसी अफरा तफरी के बीच आदित्य ने एक तेज हरकत की, अपनी जेब से कुछ निकालते हुए, और कमरे की लाइट्स अचानक बुझ गईं, एक तेज धमाके जैसी आवाज के साथ। एक स्मोक बम जिसने पूरे हॉल को धुएं और अंधेरे से भर दिया। रुको, कोई मत भागो, मीरा चिल्लाई, अपनी आंखों को धुएं जाने की कोशिश करते हुए, पर चारों तरफ अब सिर्फ अफरा तफरी थी। लोगों की चीखें, गिरने की आवाजें, और उस धुएं में कोई भी साफ नहीं देख पा रहा था। अभय अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अंधेरे में आदित्य की उस आखिरी दिशा को याद करने की कोशिश की जहां वह खड़ा था, और उस तरफ भागा, अपने हाथ आगे बढ़ाए हुए। उसकी उंगलियां किसी के कपड़े से टकराईं। उसने कसकर पकड़ा आदित्य, पर जिसे उसने पकड़ा वह आदित्य नहीं, एक गार्ड निकला जो घबराहट में इधर उधर भाग रहा था। अभय ने उसे छोड़ दिया, फिर से अंधेरे में हाथ फैलाए, अपने कानों को हर आहट पर लगाए हुए। धुआं धीरे धीरे छोंटने लगा। कमरे की एक बैकअप लाइट झिलमिलाकर जल उठी। धीमी पीली रोशनी में सब कुछ फिर से दिखने लगा। विक्रांत की टीम ने ज्यादातर गार्डों और डेलीगेशन के सदस्यों को पकड़ लिया था। भूषण अभी भी बंधा हुआ खड़ा था, पर मेज के सिरे पर जहां आदित्य खड़ा था वह जगह अब खाली थी। वह कहां गया? राजू ने चिल्लाकर पूछा, अपनी आंखों को मलते हुए। अभय ने तेजी से चारों तरफ देखा और उसकी नजर हॉल के एक कोने में एक छोटे अधखुले दरवाजे पर पड़ी, जो शायद निर्माण के दौरान का एक अस्थायी रास्ता था। वहां, उसने चिल्लाकर कहा, उस दिशा में भागते हुए। मीरा और राजू उसके पीछे भागे,
विक्रांत ने अपनी टीम को बाकी कैदियों को संभालने का इशारा किया और खुद भी उनके पीछे दौड़ा। दरवाजे से आगे एक संकरी अंधेरी सीढ़ी नीचे की तरफ जाती थी। अभय ने बिना रुके उसमें छलांग लगाई, अपने पैरों की आवाज को नजरअंदाज करते हुए नीचे की तरफ भागते हुए। सीढ़ी के आखिर में एक और दरवाजा था जो एक अंधेरी पार्किंग की तरफ खुलता था, जहां कुछ गाड़ियां खड़ी थीं। अभय बाहर निकला, चारों तरफ देखते हुए, और उसे दूर एक गाड़ी के पास आदित्य की परछाई दिखी, तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए। रुको! अभय चिल्लाया, उस दिशा में भागते हुए। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर अब वह ठंडी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब तेज गणना भरी नजर। उसने अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाली, अभय की तरफ तानते हुए। बस यहीं रुक जाओ अभय जी, उसने कहा। उसकी आवाज में अब एक ठंडी चेतावनी थी। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर अगर तुमने मुझे मजबूर किया। अभय रुक गया, कुछ मीटर की दूरी पर, अपनी सांसें भरी, अपनी आंखें आदित्य पर टिकाए हुए। तुम भाग नहीं सकते आदित्य, उसने कहा। यह पूरी इमारत घिरी हुई है, बाहर पुलिस भी आ चुकी होगी अब तक, मीडिया भी। आदित्य की आंखों में एक पल के लिए कुछ हिला, एक हल्की सी अनिश्चितता, पर उसने जल्दी ही अपने चेहरे पर वह ठंडी शांति वापस ओढ़ ली। शायद, उसने कहा, पर मैंने 15 साल पहले भी एक असंभव भागने की योजना बनाई थी और वह काम कर गई। मुझे यकीन है यह भी हो जाएगा। तभी मीरा भी वहां पहुंच गई, अभय के बगल में, अपनी सांसें भारी, उसकी आंखें आदित्य पर टिकी हुई। उनमें एक गहरा पुराना दर्द उमड़ रहा था। आदित्य, उसने कहा, अपनी आवाज कांपती हुई, बस करो अब, बहुत हो गया। कितने और लोगों की जिंदगी बर्बाद करोगे? आदित्य ने मीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ बदला, कुछ ऐसा जो शायद 15 साल पुरानी उस दोस्ती की आखिरी परछाई थी। मीरा, उसने कहा, अपनी आवाज में एक अजीब सी नरमी के साथ, जो उसकी बाकी बातचीत से बिल्कुल अलग थी। तुम्हें पता है, इन सब के बावजूद मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। ये सब कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं था। तो फिर क्यों? मीरा ने पूछा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों यह सब आदित्य? हम साथ में सच के लिए लड़ सकते थे, हमेशा। आदित्य ने एक गहरी थकी हुई सांस ली। उसकी पिस्तौल अभी भी अभय की तरफ तनी हुई, पर उसकी आंखें मीरा पर टिकी रहीं। क्योंकि सच, मीरा, उसने कहा, सच कभी जीतता नहीं इस दुनिया में। मैंने बहुत पहले यह सीख लिया, और उसके बाद मैंने बस यह तय किया कि मैं हारने वाली तरफ नहीं खड़ा रहूंगा। तभी दूर से कई गाड़ियों की आवाजें आने लगीं, सायरन की तेज आवाज के साथ, और पार्किंग के गेट की तरफ से रोशनी चमकने लगी। पुलिस की गाड़ियां, विक्रांत की एजेंसी के आदमियों की भेजी हुई मदद आखिरकार पहुंच चुकी थी। आदित्य का चेहरा एक पल के लिए तनाव से भर गया। उसकी आंखें तेजी से चारों तरफ भाग रही थीं, अपने भागने के रास्तों को तौलते हुए। समय नहीं बचा, उसने कहा, अपनी आवाज में एक ठंडी अंतिमता के साथ। फिर उसने अपनी पिस्तौल को थोड़ा नीचे किया, पर पूरी तरह हटाई नहीं। आदित्य, मीरा ने कहा, आगे एक कदम बढ़ाते हुए, अपने हाथ आगे फैलाते हुए, अभी भी वक्त है, सरेंडर कर दो। मैं वादा करती हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी जितना हो सके। आदित्य ने कुछ देर उनकी आंखों में देखा, और उस पल में अभय को लगा जैसे शायद वह पुराना आदित्य, वह इंसान जो मीरा को याद था, कहीं गहरे अभी भी जिंदा था। पर फिर उस चेहरे पर वह ठंडी मुस्कान वापस आई, और उसने अपना सिर हिलाया। नहीं मीरा, उसने कहा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। मैंने बहुत पहले फैसला कर लिया था कि मैं किसी सिस्टम के हाथों दोबारा नहीं टूटूंगा, चाहे वह जेल हो या कुछ और। मैं अपनी गाड़ी की तरफ एक कदम पीछे हटाया। तभी पार्किंग के दूसरे छोर से विक्रांत की टीम और कुछ पुलिस अधिकारी दौड़ते हुए आए। उनकी बंदूकें तनी हुई। हाथ ऊपर करो, एक अधिकारी चिल्लाया। आदित्य ने चारों तरफ देखा, अपनी हर तरफ से घिरी हुई स्थिति को समझते हुए, और उसकी आंखों में एक अंतिम ठंडी शांति उतर आई। लगता है, उसने कहा धीरे से, लगभग खुद से, यह खेल यहीं खत्म होता है। उसने अपनी पिस्तौल नीचे गिरा दी, अपने हाथ ऊपर उठाते हुए, और एक पल के लिए अभय को लगा कि शायद यह सच में खत्म हो गया, कि उन्होंने आखिरकार उस भूत को पकड़ लिया जिसने बरसों तक उनका पीछा किया था। पर फिर आदित्य के होंठों पर एक आखिरी बहुत हल्की मुस्कान आई, और उसने अपने कोट की जेब में हाथ डाला। रुको,
अभय चिल्लाया आगे बढ़ते हुए, पर बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य ने अपनी जेब से एक छोटा गोल कैप्सूल निकाला और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता उसने उसे अपने मुंह में डाल लिया। मीरा चिल्लाई दौड़ते हुए। आदित्य कुछ सेकंड खड़ा रहा। उसकी आंखें अभी भी मीरा पर टिकी हुई, उनमें एक अजीब आखिरी शांति थी। मैंने कहा था ना, उसने बहुत धीमी कमजोर होती आवाज में कहा। मैं किसी सिस्टम के हाथों दोबारा नहीं टूटूंगा। और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। मीरा उसके पास दौड़ी, घुटनों के बल बैठ गई, उसका सिर अपनी गोद में लिया। उनकी आंखों से आंसू बेतहाशा बहने लगे। आदित्य, आदित्य, नहीं। अभय भी वहां पहुंचा, घुटनों के बल बैठते हुए, आदित्य की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हुए। पर वह पहले से ही जानता था अपने पुराने अनुभव से कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। मीरा, आदित्य ने बहुत धीमी टूटती आवाज में कहा, अपनी आंखें मीरा पर टिकाए हुए। मुझे माफ कर दो। शायद कहीं गहरे मैं अभी भी वही आदमी था जिसे तुम जानती थी। तुमने ऐसा क्यों किया? मीरा ने रोते हुए पूछा। हम मदद कर सकते थे आदित्य। हम नहीं, आदित्य ने कहा। उसकी आवाज अब लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। मेरे जैसे आदमी की कोई मदद नहीं कर सकता। पर उसकी सांसें अटकने लगीं। पर शायद मेरी मौत से तुम लोग उस पूरे नेटवर्क को खोल सको, उन सबको जो मुझसे भी ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने मुझे यह सब सिखाया। किसने सिखाया? अभय ने तुरंत पूछा, अपनी आवाज में एक तात्कालिकता के साथ। आदित्य, बताओ कौन है तुमसे ऊपर? आदित्य की आंखें धुंधली होने लगीं, उसकी सांसें और भी कमजोर हो गईं। एक विदेशी नाम, उसने कहा, बहुत मुश्किल से। द कंसोर्टियम वे लोग, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे दक्षिण एशिया में। उसकी आवाज टूट गई, उसकी आंखें बंद होने लगीं। आदित्य, मीरा चिल्लाई उसे हिलाते हुए, आदित्य रुको और बताओ। पर आदित्य का शरीर अब स्थिर पड़ गया था। उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद, जैसे किसी बहुत गहरी नींद में डूब गया हो। पार्किंग में एक भारी ठंडी खामोशी छा गई। सिर्फ मीरा की सिसकियां, दूर सायरन की आवाजें और पुलिस की गाड़ियों की तेज रोशनी। अभय ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा, अपनी आवाज में एक गहरी दुखी समझ के साथ। मीरा जी, मुझे खेद है। मीरा ने कुछ देर तक आदित्य के चेहरे को देखा। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। फिर उन्होंने धीरे से उसे जमीन पर लिटाया, अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। उसने आखिरी बार सच बोला। उन्होंने कहा, अपनी आवाज में एक थकी हुई टूटी हुई दृढ़ता के साथ, दी कंसोर्टियम, यह नाम बताता है कि यह सिर्फ आदित्य नहीं था, यह सिर्फ भूषण नहीं था। यह कुछ बहुत बड़ा है अभय जी, कहीं ज्यादा बड़ा जितना हमने सोचा था। अगले कुछ घंटे पूरा अस्पताल परिसर पुलिस और मीडिया से भर गया। विक्रांत ने बहुत सावधानी से पूरे ऑपरेशन को संभाला, आधिकारिक तौर पर यह दिखाते हुए कि यह उसकी एजेंसी की एक बड़ी सफल कार्रवाई थी, जबकि कौटिल्य सेल की मौजूदगी हमेशा की तरह परछाइयों में ही रही। आर के भूषण और बाकी गिरफ्तार लोगों को हिरासत में ले लिया गया। वह सूटकेस, वह नकदी, वह दस्तावेज, सब कुछ जब्त कर लिया गया। राजू का वह अपलोड किया हुआ फुटेज, जो पहले ही एक न्यूज चैनल तक पहुंच चुका था, अगली सुबह तक पूरे राज्य में एक बड़ा तूफान खड़ा करने वाला था। मंत्री की गिरफ्तारी, विदेशी डेलीगेशन का पर्दाफाश, एक पूरे तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़। पर उस रात अस्पताल के बाहर एक एम्बुलेंस में, जहां आदित्य के शव को ले जाया जा रहा था, मीरा अकेली बैठी रही। अभय और राजू कुछ दूर चुपचाप उन्हें उनके दुख के साथ अकेला छोड़ते हुए। अभय ने राजू की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक गहरी थकान, एक अधूरी जीत का एहसास। यह खत्म तो हो गया, अभय ने कहा, पर आदित्य की आखिरी बात, द कंसोर्टियम, यह लगता है जैसे हमने सिर्फ एक छोटी सी परत खोली है, बहुत बड़े प्यास की। राजू ने सिर हिलाया, उसकी आवाज में एक थकी हुई पर सतर्क समझ के साथ। भाई, अगर यह सच में इतना बड़ा है, दक्षिण एशिया जितना फैला हुआ, तो यह लड़ाई अभी बस शुरू हुई है। तभी विक्रांत उनकी तरफ आया। उसका चेहरा थका हुआ, पर उसमें एक नई ठोस राहत भी थी। यह एक बड़ी जीत है, उसने कहा। भूषण गिरफ्तार है, नेटवर्क का यह हिस्सा टूट गया है। मीडिया में यह खबर कल तक हर जगह होगी, कोई भी अब इसे दबा नहीं पाएगा। पर सूत्रधार मर चुका है, अभय ने कहा। और उसने कहा, कोई और है ऊपर जिसने उसे यह सब सिखाया।
विक्रांत का चेहरा गंभीर हो गया। मुझे भी यह चिंता है, उसने कहा। आज रात हमने एक बड़ी लड़ाई जीती अभय जी, पर मुझे नहीं लगता यह पूरी जंग है। कुछ हफ्तों बाद जब सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगा, बोरिंग रोड के उस गुप्त दफ्तर में टीम फिर से इकट्ठा हुई। भूषण के केस पर मुकदमा शुरू हो चुका था। बच्चू सिंह की डायरी और सुरेखा की फाइल दोनों अदालत में महत्वपूर्ण सबूत बन चुके थे। पूजा और सोनू दोनों अब सुरक्षित थे, अपनी नई जिंदगियों में धीरे धीरे बस रहे थे। मीरा, जो अब भी अपने पुराने दोस्त के दुख से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी, फिर भी अपनी हमेशा वाली पेशेवर दृढ़ता के साथ एक नई फाइल मेज पर रखी। हमें एक खबर मिली है, उन्होंने कहा। विक्रांत जी के एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क से। द कंसोर्टियम नाम की कोई भी आधिकारिक संस्था कहीं दर्ज नहीं है, पर कुछ पुराने बहुत गुप्त इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में यह नाम पहले भी कुछ बार सामने आया है। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, यहां तक कि म्यांमार में भी हर बार किसी बड़े अनसुलझे भ्रष्टाचार या तस्करी के मामले के साथ जुड़ा हुआ। अभय ने वह फाइल हाथ में ली, उसके पन्नों को पलटते हुए अपने भीतर एक नई ठोस दृढ़ता महसूस करते हुए। तो यह सिर्फ बिहार की या भारत की भी लड़ाई नहीं है, उसने कहा। यह कहीं ज्यादा बड़ा है। राजू, जो अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी दिख रहा था, अपने भाई की सलामती और अपनी नई परिपक्व भूमिका के साथ आगे बढ़ा। भाई, अगर यह इतना बड़ा है तो हमें भी अपनी टीम बढ़ानी होगी, अपने तरीके और भी मजबूत करने होंगे। मीरा ने सिर हिलाया, उनकी आंखों में एक नई, थकी हुई पर अटल दृढ़ता के साथ। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, उन्होंने कहा, बल्कि शायद यह अभी शुरू ही हुई है। तभी दफ्तर का फोन बजा, वह पुराना आधिकारिक लैंडलाइन जो शायद ही कभी इस्तेमाल होता था। सबकी नजरें उस तरफ मुड़ गईं, एक अजीब सी सतर्कता के साथ। मीरा ने धीरे से फोन उठाया। हेलो? फोन के दूसरी तरफ से एक बिल्कुल अनजान विदेशी लहजे वाली आवाज आई, बहुत शांत, बहुत संतुलित, वैसी ही ठंडी जैसी आदित्य की हुआ करती थी, पर बिल्कुल अलग, बिल्कुल नई। मीरा किशोर, उस आवाज ने कहा। बधाई हो, आपने हमारे एक बहुत पुराने, बहुत कीमती साथी को हमसे छीन लिया। हमें उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी दूर तक पहुंच पाएगा। मीरा का चेहरा एक झटके में सफेद पड़ गया। उन्होंने फोन को स्पीकर पर डाला, अभय और राजू की तरफ देखते हुए। कौन हो तुम? उन्होंने पूछा। अभी इतना ही जान लीजिए, वह आवाज बोली, कि आदित्य, जिसे आप जानती थीं, वह हमारे नेटवर्क का सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा था, एक क्षेत्रीय संचालक, कुछ ज्यादा नहीं। हम, मीरा किशोर, बहुत पहले से बहुत दूर तक फैले हुए हैं, और आपकी यह छोटी सी जीत हमारे लिए बस एक हल्की सी खरोंच है। फोन कट गया, एक ठंडी अंतिम खामोशी छोड़ते हुए। कमरे में सब लोग कुछ देर तक स्तब्ध खड़े रहे, इस नई बहुत बड़ी सच्चाई के वजन को महसूस करते हुए। अभय ने मीरा की तरफ देखा, फिर राजू की तरफ, उसकी आवाज में एक नई दृढ़ संकल्प के साथ। यह खत्म नहीं हुआ, उसने कहा, यह अभी शुरू हुआ है, और चाहे यह कंसोर्टियम जो भी हो, जितना भी बड़ा हो, हम इसे ढूंढेंगे जड़ से। मीरा ने सिर हिलाया, अपनी आंखों में आंसू और एक नई अटल दृढ़ता के साथ। बिहारी डिटेक्टिव यूनिवर्स की यह पहली लड़ाई खत्म हुई, उन्होंने कहा, पर असली जंग शायद अभी शुरू ही हुई है। उस रात के 3 दिन बाद तक बिहार का हर न्यूज चैनल, हर अखबार सिर्फ एक ही कहानी दिखा रहा था। मंत्री आर के, भूषण गिरफ्तार, करोड़ों की तस्करी, विदेशी सांठगांठ का पर्दाफाश। टीवी स्क्रीन पर बार बार वही फुटेज चलता रहा जो राजू ने अपलोड किया था। धुंधला, हिलता हुआ, पर साफ पहचाने जाने लायक सूटकेस में भरे नोटों के बंडल, और भूषण की आवाज जो कह रही थी, मैं नहीं चाहता मेरा नाम इस मामले में उलझे। पटना की सड़कों पर, चाय की दुकानों पर, ट्रेन के डिब्बों में, हर जगह एक ही बात की चर्चा थी। विक्रांत की एजेंसी को आधिकारिक तौर पर इस पूरे ऑपरेशन का श्रेय मिला। उसकी तस्वीरें अखबारों में छपी, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, जहां उसने बहुत सधे हुए शब्दों में कहा कि यह एक लंबी गुप्त जांच का नतीजा है, कई महीनों की मेहनत का फल। कहीं भी, किसी भी जगह कौटिल्य सेल का नाम नहीं आया, जैसा हमेशा से तय था। बोरिंग रोड के उस गुप्त दफ्तर में अभय, मीरा और राजू तीनों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टीवी पर देख रहे थे, चुपचाप, अपनी अपनी चाय के कप हाथ में लिए।
अजीब लगता है, राजू ने कहा, हल्की सी मुस्कान के साथ। हालांकि उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी। इतना बड़ा काम किया और नाम भी नहीं आया कहीं। यही तो हमारे काम की शर्त है, मीरा ने कहा, अपनी आवाज में एक थकी हुई पर स्वीकार्य शांति के साथ। जो चीज कागजों में दर्ज नहीं होती वही सबसे सुरक्षित रहती है। नाम ना होना राजू, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अभय ने टीवी बंद कर दिया, अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए एक गहरी सांस लेते हुए, जो शायद पिछले कई हफ्तों में पहली बार इतनी हल्की महसूस हुई। अदालत में केस कैसा चल रहा है? उसने पूछा। अच्छा चल रहा है, मीरा ने कहा, एक फाइल खोलते हुए। बच्चू सिंह की डायरी और सुरेखा की फाइल दोनों ठोस सबूत के तौर पर स्वीकार की गई है। भूषण के वकील बहुत कोशिश कर रहे हैं इन्हें चुनौती देने की, पर सुरेखा खुद गवाही देने को तैयार हो गई है और यह बहुत बड़ी बात है। वह डरी नहीं? राजू ने पूछा, हैरानी से। डरी है, मीरा ने कहा, अपनी आवाज में एक गहरी सराहना के साथ। पर उसने कहा, बच्चू सिंह ने अपनी जान देकर सच बताया। मैं कम से कम गवाही तो दे सकती हूं। यह हिम्मत, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। उसी हफ्ते अभय गया की तरफ निकला, पूजा से मिलने, जो अब वापस अपने घर लौट आई थी, यह जानते हुए कि सबसे बड़ा खतरा टल चुका है। घर पहुंचते ही पूजा दौड़कर बाहर आई, अपने भाई से लिपट गई, उसकी आंखों में आंसू और राहत दोनों। भैया, टीवी पर देखा मैंने सब, मंत्री की गिरफ्तारी, ये वही है ना जिसके लिए आप लड़ रहे थे? हां, अभय ने कहा, हल्की सी मुस्कान के साथ, यही वह था। पर आपका नाम तो कहीं नहीं आया, पूजा ने कहा, अपनी भौहें से कोड़ते हुए। आपने इतना बड़ा काम किया और कोई जानेगा भी नहीं। अभय ने अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा, अपनी आवाज में एक गहरी शांति के साथ। तुझे पता है ना पूजा, और सुनैना को पता है, उन 7 बच्चों को पता है जो अब सुरक्षित हैं। शायद यही काफी है। पूजा ने कुछ देर अपने भाई को देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक नई गहरी समझ के साथ। मुझे आप पर गर्व है भैया। पहले मुझे गुस्सा आता था कि आपने मुझसे इतना कुछ छुपाया, पर अब समझ आता है यह छुपाना भी किसी और को बचाने के लिए था। रात को मां के साथ बैठकर खाना खाते हुए अभय ने पहली बार बरसों बाद अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की, यह जानते हुए कि आगे और भी लड़ाइयां होंगी। द कंसोर्टियम जैसा कोई बड़ा साया अभी भी परछाइयों में कहीं मौजूद है, पर अभी इस पल में उसका परिवार सुरक्षित था, उसके सामने बैठा था, और यही सबसे जरूरी था। दिल की उधर नवादा से दूर एक नए अनजान कस्बे में राजू अपने भाई सोनू से मिलने पहुंचा, जो अब एक नए नाम, एक नई पहचान के साथ एक छोटी सी किराने की दुकान में काम सीख रहा था, मीरा के इंतजाम से। कैसा लग रहा है यहां? राजू ने पूछा, दुकान के बाहर भाई के साथ बैठते हुए। अच्छा लग रहा है भैया, सोनू ने कहा। उसकी आंखों में अब वह पुराना डर नहीं था, बल्कि एक नई शांत उम्मीद थी। यहां कोई मुझे नहीं जानता, कोई मुझसे कुछ नहीं मांगता, बस काम है, ईमानदारी का काम। मां को भी जल्दी बुला लेंगे, राजू ने कहा, अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए। थोड़ा और वक्त लगेगा, सब कुछ सुरक्षित तरीके से करना है, पर जल्दी हो जाएगा। सोनू ने सिर हिलाया, फिर धीरे से पूछा, अपनी आवाज में एक हिचकिचाती जिज्ञासा के साथ, भैया आप लोग अभी भी वह काम करते हो, खतरनाक वाला? राजू ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराया, अपनी आवाज में एक नई परिपक्व दृढ़ता के साथ। हां, करते हैं, पर अब पहले से ज्यादा सावधान है, और अब तुम भी सुरक्षित हो तो मुझे डर थोड़ा कम लगता है। मीरा इस बीच अकेली दिल्ली के उस पुराने स्मारक पर गईं, जहां आदित्य कुमार का नाम बरसों पहले शहीद अफसर के तौर पर खुदा हुआ था। उन्होंने वहां खड़े होकर बहुत देर तक उस नाम को देखा, अपने भीतर के हर दुख, हर गुस्से, हर पुरानी मोहब्बत को महसूस करते हुए। मुझे नहीं पता, उन्होंने धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए कहा, अकेले खड़े होकर तुम्हें इंसाफ की तरह याद रखूं या धोखे की तरह, शायद दोनों। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए। पर जो भी हो आदित्य, तुम्हारी आखिरी बात, द कंसोर्टियम, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगी। यह मेरा तुमसे आखिरी वादा है। वापस पटना लौटते हुए ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए मीरा ने अपना फोन निकाला, करण देशमुख को कॉल किया। करण, उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी मदद फिर से चाहिए।
दी कंसोर्टियम नाम पर तुम्हारे पास कोई पुराना रिकॉर्ड, कोई सुराग है क्या? फोन के दूसरी तरफ करण की आवाज आई। कुछ देर की खामोशी के बाद गंभीर, सतर्क, मीरा, यह नाम मैंने इसे एक बार पहले सुना था, बहुत पुरानी एक इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में, 90 के दशक के आखिर में। तब भी इसे बहुत जल्दी दबा दिया गया था। अगर तुम इसमें उतर रही हो मीरा, तो सावधान रहना, यह उससे भी पुराना, उससे भी गहरा है जितना तुम सोच रही हो। हफ्ते भर बाद बोरिंग रोड के दफ्तर में टीम फिर इकट्ठा हुई, इस बार एक नई ठोस ऊर्जा के साथ। विक्रांत भी अब खुलकर उनके साथ बैठने लगा था, आधिकारिक तौर पर नहीं, पर एक भरोसेमंद साथी के तौर पर। मुझे कुछ खबर मिली है बढ़िया वाले इलाके से, विक्रांत ने कहा, अपनी फाइल खोलते हुए। बच्चू सिंह की मौत और उसके नेटवर्क के टूटने के बाद वहां के मजदूरों, ड्राइवरों, गार्डों के बीच एक अजीब बात फैल रही है। क्या? अभय ने पूछा। कोई नाम नहीं है इसमें, कोई पहचान नहीं, विक्रांत ने कहा। बस एक कहानी जो हर कोई थोड़ा अलग तरीके से बताता है कि उस रात चावल मिल में कोई बिहार वाला आदमी था, मजदूर जैसा दिखने वाला, पर जिसके हाथ पुलिस वाले के थे, कि वही आदमी था जिसने बच्चों को बचाया, जिसने ट्रकों को रुकवाया। राजू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। भाई, ये तो आपके बारे में है। अभय ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनता रहा, एक अजीब सी सिहरन महसूस करते हुए। ये बात सिर्फ यही नहीं रुकी, विक्रांत ने आगे कहा, मेरे एक सोर्स ने बताया, ये कहानी अब रक्सौल से लेकर पटना तक अंडरवर्ल्ड के गलियारों में फुसफुसाई जा रही है। कोई ठीक नहीं जानता ये आदमी कौन है, पर सब जानते हैं कि किसी ने बच्चू सिंह के पूरे तंत्र को हिला दिया, अकेले। मीरा ने अभय की तरफ देखा, उनकी आंखों में एक अजीब गहरी भावना उभरी, आधी चिंता, आधी गर्व। ये खतरनाक भी है, उन्होंने कहा, और शायद कहीं न कहीं जरूरी भी। अगर दुश्मन खुद डरने लगे बिना नाम जाने, तो शायद यह डर ही हमारा सबसे बड़ा हथियार बन जाए। अभय ने एक गहरी सांस ली, अपने भीतर एक अजीब सी उलझन महसूस करते हुए, यह जानते हुए कि उसकी कहानी, उसका चेहरा अब चुपचाप बिना उसकी मर्जी के किसी और ही रूप में फैलने लगा था। एक ऐसी दुनिया में जहां सच और अफवाह के बीच की रेखा हमेशा धुंधली रहती है। मुझे नाम या शोहरत नहीं चाहिए, उसने आखिर कहा, अपनी आवाज में एक सीधी सच्चाई के साथ। पर अगर यह कहानी, यह डर किसी और बच्चे को बचाने में मदद करे, किसी और सुरेखा को हिम्मत दे, तो शायद यह बुरी बात नहीं। राजू ने हल्के से हंसते हुए कहा, भाई आप जाने अनजाने एक लीजेंड बनते जा रहे हो। अभय ने सिर हिलाया, हल्की सी थकी हुई मुस्कान के साथ कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके भीतर कहीं गहरे एक अजीब सी बेचैनी भी थी, ये जानते हुए कि कहानी यहां एक बार शुरू होने के बाद अपने रास्ते खुद चुनती है, चाहे असली इंसान चाहे या ना चाहे। उस शाम दफ्तर बंद करने से पहले मीरा ने टीम को आखिरी बार इकट्ठा किया, अपनी आवाज में एक नई गंभीर दृढ़ता के साथ। हमने बहुत कुछ पाया इस लड़ाई में, उन्होंने कहा, और बहुत कुछ खोया भी। बच्चू सिंह, आदित्य, दोनों तरह के दुश्मन, दोनों तरह के इंसान जिनकी मौत ने हमें कुछ सिखाया। उन्होंने वे फाइल फिर से खोली जिसमें कंसोर्टियम का नाम दर्ज था, अपनी उंगली उस नाम पर टिकाते हुए। यह हमारी अगली लड़ाई है, हमें नहीं पता यह कितना बड़ा है, कहां तक फैला है, पर अगर करण सही है, अगर यह 90 के दशक से मौजूद है, तो यह सिर्फ बिहार की, सिर्फ भारत की भी लड़ाई नहीं रह जाएगी। अभय ने वह फाइल हाथ में ली, अपनी आंखों में एक नई ठोस दृढ़ता के साथ। तो हम तैयार होंगे, उसने कहा, जैसे हम हमेशा से होते आए हैं। राजू ने अपने कंप्यूटर की तरफ इशारा किया, अपनी आवाज में एक नई उत्तेजना के साथ। मैडम, मैंने पहले से कुछ खोजबीन शुरू कर दी है विदेशी सर्वर्स पर, यह देखने के लिए कि क्या कंसोर्टियम नाम से जुड़ा कोई डिजिटल फुटप्रिंट मिलता है। मीरा ने सिर हिलाया, हल्की सी थकी हुई मुस्कान के साथ। अच्छा है, हमें अब तेजी से आगे बढ़ना होगा, पर सावधानी से भी। यह दुश्मन आदित्य से भी ज्यादा गहरा, ज्यादा पुराना है। बाहर खिड़की से पटना की शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। शहर की रोशनियां जगमगाने लगी थीं, अनजान इस बात से कि उसकी गलियों में, उसके अंडरवर्ल्ड में एक कहानी चुपचाप जन्म ले रही थी। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसका कोई नाम नहीं था, बस एक पहचान, बिहार वाला, जो धीरे धीरे हर फुसफुसाहट के साथ कुछ बड़ा बनने की तरफ बढ़ रही थी। 3 हफ्ते बीत चुके थे और पटना की अदालत में आर के
भूषण का मुकदमा हर दिन अखबारों की पहली सुर्खी बना रहता। बहस लंबी खींच रही थी। वकील हर मुमकिन तरीके से सबूतों को कमजोर साबित करने की कोशिश कर रहे थे, पर सुरेखा की गवाही, बच्चू सिंह की डायरी और वह रिकॉर्डेड फुटेज, यह तीनों मिलकर इतना ठोस जाल बुन चुके थे कि भूषण के वकील भी अंदर से जानते थे यह लड़ाई अब सिर्फ सजा की मात्रा तय करने की रह गई थी, बेगुनाही साबित करने की नहीं। बोरिंग रोड के गुप्त दफ्तर में टीम अब एक नई लय में काम कर रही थी। पहले जैसी बेतहाशा दहशत नहीं थी, पर एक स्थायी गहरी सतर्कता जरूर बस गई थी। जैसे हर किसी को यह एहसास हो चुका था कि एक जंग जीतने का मतलब यह नहीं कि पूरी जंग खत्म हो गई। एक शाम विक्रांत अपनी हमेशा वाली तेज चाल से अंदर आया। हाथ में एक मोटी फाइल ली। उसका चेहरा किसी नई खोज की उत्तेजना से चमक रहा था। मीरा जी, उसने कहा, फाइल मेज पर रखते हुए। भूषण के बैंक ट्रांजैक्शंस का पूरा ऑडिट हो गया। कुछ पैसा बहुत छोटी मात्रा में पर बहुत नियमित रूप से एक ऐसे खाते में जाता था जो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, एक शेल कंपनी के नाम पर। कंसोर्टियम? अभय ने पूछा, आगे झुकते हुए। शायद, विक्रांत ने कहा, पर वहां से आगे ट्रैक करना नामुमकिन हो गया। हमारी पहुंच वहीं खत्म हो जाती है। सिंगापुर की एजेंसियां सहयोग करने को तैयार नहीं, या शायद उन्हें भी हिदायत मिली हुई है दूर रहने की। जैसे भारत में मुझे मिली थी वैसे ही शायद वहां किसी और को मिली होगी। मीरा ने फाइल के पन्नों को पलटा, अपनी आंखों में एक गहरी थकी हुई समझ के साथ। ये वही पैटर्न है, उन्होंने कहा। हर जगह एक दीवार, ठीक वहां जहां सच सबसे करीब लगता है। ये कंसोर्टियम, चाहे जो भी हो, इसने बरसों में यह सीख लिया है कि दीवारें कहां खड़ी करनी है। राजू, जो अब तक कोने में अपने कंप्यूटर पर बहुत ध्यान से कुछ खोज रहा था, अचानक अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़ा। मैडम, भाई, ये देखिए। सब उसकी स्क्रीन के पास इकट्ठा हुए। राजू ने अपनी उंगली एक पुराने स्कैन किए हुए दस्तावेज पर रखी, जिसके किनारे पीले पड़ चुके थे, फॉन्ट पुराने टाइपराइटर जैसा। यह मुझे एक पुरानी आरटीआई सूचना के अधिकार रिक्वेस्ट के जवाब में मिला, जो किसी पत्रकार ने बरसों पहले फाइल की थी, बिहार पुलिस के बजट आवंटन के बारे में। इसमें एक लाइन है, बहुत नीचे, एक पुराने बजट हेड में, विशेष खुफिया परियोजना, क्षेत्रीय संचालन, कोड नाम बिहारी डिटेक्टिव यूनिट, निरस्त 1998। कमरे में एक भारी हैरान खामोशी छा गई। अभय ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उस लाइन को फिर से पढ़ा, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो। बिहारी डिटेक्टिव यूनिट, उसने धीरे से दोहराया। यह वही नाम है जो अंडरवर्ल्ड में अब मेरे लिए फुसफुसाया जा रहा है, बिहार वाला। मीरा का चेहरा अचानक बहुत पीला पड़ गया। उनकी उंगलियां मेज के किनारे को कसकर पकड़ने लगीं, जैसे वह खुद को स्थिर रखने की कोशिश कर रही हो। 1998, उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा। ये मेरे करियर के बिल्कुल शुरुआती साल थे। आप जानती हैं इसके बारे में? अभय ने पूछा, उसकी आवाज में एक तत्काल तीव्रता के साथ। मीरा कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोल पाई। उनकी आंखें दूर किसी बहुत पुरानी याद में खो गईं। फिर उन्होंने एक गहरी कांपती सांस ली, अपनी कुर्सी पर बैठते हुए, जैसे उनके पैरों में अचानक ताकत नहीं बची हो। मैं इसका हिस्सा थी, उन्होंने कहा, आवाज बहुत धीमी, बहुत भारी, बहुत छोटे स्तर पर, एक बिल्कुल नई कच्ची भर्ती के तौर पर। यह मेरा सबसे पहला काम था, दिल्ली जाने से भी पहले, आदित्य से मिलने से भी पहले। राजू और अभय ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों समझ रहे थे कि यह बातचीत मीरा के लिए कितनी दर्दनाक होने वाली थी, पर दोनों जानते थे कि अब रुकना नामुमकिन था। बताइए, अभय ने बहुत नरमी से कहा, जितना आप बता सकती हैं। मीरा ने अपनी आंखें बंद की, अपने भीतर की परतों को खोलते हुए, जैसे किसी बहुत पुराने, बहुत गहरे तहखाने का दरवाजा खुल रहा हो। यह इकाई, उन्होंने कहा, कौटिल्य सेल से बहुत पहले बनी थी, 90 के दशक की शुरुआत में, तब जब बिहार में उग्रवाद और तस्करी दोनों अपने चरम पर थे। किसी सीनियर अफसर का ख्याल था, बिल्कुल वही ख्याल जो बाद में मैंने खुद अपनाया, कि बिहार की अराजकता में ही सबसे अच्छे एसेट्स छुपे हैं, स्थानीय लड़के लड़कियां जो सिस्टम को अंदर से जानते हैं। 4 लोग थे ना इसमें? राजू ने धीरे से पूछा, अपनी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी के साथ, जैसे वह पहले से ही किसी बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहा हो। मीरा ने राजू की तरफ हैरानी से देखा। तुम्हें कैसे पता? राजू ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। मैडम,
इसी दस्तावेज में। नीचे एक फुटनोट है, 4 नामों की एक सूची, बिना पूरी जानकारी के, बस पहले नाम, राज, चुलबुल, सौरभ और चुटकी। मीरा के चेहरे पर एक ऐसी अभिव्यक्ति आई जो अभय ने उनमें कभी नहीं देखी थी। दर्द, यादों की बाढ़ और एक गहरा, बरसों पुराना अपराध बोध, सब कुछ एक साथ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और इस बार उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। राज, उन्होंने कहा, हर नाम को बहुत धीरे से, जैसे किसी बहुत पुरानी प्रार्थना की तरह उच्चारते हुए। एक बहुत तेज, बहुत बहादुर लड़का था, हम सबका अनौपचारिक लीडर। चुलबुल, असली नाम कुछ और था, पर उसकी शरारत, उसकी बेचैनी की वजह से यही नाम चिपक गया था, बिल्कुल राजू जैसा। उन्होंने राजू की तरफ देखते हुए एक थकी हुई, दर्द भरी मुस्कान दी। सौरभ बहुत शांत, बहुत विश्लेषणात्मक, हमेशा नक्शों और कोट्स में डूबा रहता था। और चुटकी, एक लड़की, बहुत छोटी उम्र में हमारे साथ आई थी, पर उसकी तेज नजर, उसकी हिम्मत किसी भी लड़के से कम नहीं थी। क्या हुआ था उनके साथ? अभय ने पूछा, अपनी आवाज में एक गहरी सतर्कता के साथ। मीरा ने एक लंबी, कांपती सांस ली, अपने आंसू पोंछते हुए। एक मिशन था, उन्होंने कहा, 1998 में, बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक। एक तस्करी नेटवर्क को तोड़ना, नेपाल बॉर्डर के पास, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने अभी किया। मैं उस मिशन का हिस्सा नहीं थी। मुझे बहुत छोटे, बहुत सुरक्षित काम दिए जाते थे उस वक्त, क्योंकि मैं सबसे नई थी। पर उस रात मिशन के दौरान कुछ बहुत गलत हो गया। क्या? राजू ने पूछा, आगे झुकते हुए। मुझे पूरी सच्चाई कभी नहीं बताई गई, मीरा ने कहा, अपनी आवाज में एक गहरी कड़वाहट के साथ। यही सबसे बुरी बात थी। हमें बस बताया गया कि मिशन असफल हो गया, कि टीम बिखर गई, और उसके बाद कुछ ही हफ्तों में पूरी परियोजना को निरस्त कर दिया गया, ठीक जैसे इस कागज में लिखा है। राज, चुलबुल, सौरभ, चुटकी, चारों गायब हो गए। कोई मरा हुआ घोषित किया गया, किसी का कोई पता ही नहीं चला। और मुझे एक बिल्कुल नई भर्ती को दिल्ली भेज दिया गया, एक नई शुरुआत के नाम पर। आपने कभी उनकी तलाश नहीं की? अभय ने पूछा, बिना किसी आरोप के, बस एक सच्ची जिज्ञासा के साथ। मीरा की आंखों में एक गहरा दर्द उमड़ आया। मैंने कोशिश की, उन्होंने कहा, शुरुआत में बहुत जज्बाती होकर, पर मुझे हर बार वही जवाब मिला जो बाद आदित्य के केस में भी मिला। यह मामला बंद हो चुका है, आगे मत बढ़ो। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, बहुत डरी हुई, और मैंने हार मान ली। यह मेरी सबसे बड़ी गलती है अभय जी, जो मैं आज तक खुद को माफ नहीं कर पाई। एक भारी गहरी खामोशी छा गई, हर कोई इस नई, बहुत निजी सच्चाई के वजन को महसूस करते हुए। अभय ने आखिर धीरे से कहा, अपनी आवाज में एक नई, दृढ़ समझ के साथ, तो कौटिल्य सेल। कौटिल्य सेल मेरी वह कोशिश है, मीरा ने कहा, अपनी आंखें उठाते हुए। अब उनमें आंसुओं के साथ एक नई दृढ़ता भी थी, उस पुरानी गलती को सुधारने की, एक नई टीम बनाने की, जो कभी बिखरे नहीं, जिसे मैं कभी अकेला न छोड़ूं, जैसा मैंने राज, चुलबुल, सौरभ और चुटकी को छोड़ दिया था। मैंने कभी ये बात तुम लोगों को नहीं बताई, क्योंकि बताना मेरे लिए अपनी सबसे गहरी शर्म को स्वीकार करना था। अभय ने मीरा के कंधे पर हाथ रखा, अपनी आवाज में एक भाईचारे भरी गर्माहट के साथ। मीरा जी, आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, न मुझे, न राजू को, न सोनू को, न सुनैना को। शायद यही वह तरीका है जिससे आपने उन चारों को याद रखा, हर उस इंसान की हिफाजत करके जिसे आपने बाद में अपनाया। मीरा ने अपनी आंखें बंद की कुछ पल के लिए, अपने भीतर के हर दर्द को समेटते हुए। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपनी पेशेवर दृढ़ता को वापस बुलाते हुए। अगर वे चारों, उन्होंने कहा, अपनी आवाज में एक नई उम्मीद के साथ, अगर वे सच में सिर्फ गायब हुए थे, मरे नहीं, तो शायद कहीं ना कहीं वे अब भी जिंदा हों। और अगर यह सच है तो हमें उन्हें ढूंढना होगा। पर बरसों बीत चुके हैं, राजू ने कहा। अगर वे भाग गए थे, छुप गए थे, तो अब कैसे ढूंढेंगे उन्हें? मीरा ने कुछ देर सोचा, फिर उनकी आंखों में एक चमक आई। करण, उन्होंने कहा। वह उस वक्त भी फॉरेंसिक टीम में था, हालांकि उसकी भूमिका बहुत छोटी थी। शायद उसे कुछ याद हो, कोई सुराग जो पुराने रिकॉर्ड्स में दबा हो। उन्होंने तुरंत करण को कॉल किया, फोन को स्पीकर पर डालते हुए। कुछ पल की घंटी के बाद करण की आवाज आई, हमेशा की तरह थकी हुई पर सतर्क। मीरा, इतनी रात को
करण, मीरा ने कहा बिना किसी भूमिका के। मुझे बिहारी डिटेक्टिव यूनिट के बारे में याद है क्या? 1998 वाला मिशन। फोन के दूसरी तरफ एक लंबी भारी खामोशी छाई, इतनी लंबी कि सबको लगा शायद लाइन कट गई। फिर करण की आवाज आई, इस बार बहुत धीमी, बहुत सतर्क। मीरा, तुम इतने पुराने कब्रिस्तान क्यों खोद रही हो? क्योंकि यह जरूरी हो गया है, मीरा ने कहा। करण प्लीज, तुम्हें जो भी याद है बताओ। करण ने एक गहरी सांस ली। फोन पर सुनाई दी, मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं मीरा, मैं उस वक्त बहुत जूनियर था। पर एक बात याद है, जब वह मिशन असफल हुआ हमें बताया गया कि पूरी टीम मारी गई गोलीबारी में। पर फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो मैंने खुद टाइप की थी सिर्फ 2 लाशें मिली थीं, 4 नहीं। मैंने यह बात अपने सीनियर को बताई और मुझे कहा गया बाकी 2 शायद जल गए, कुछ नहीं बचा उनका। चुप रहो। मीरा की सांसें रुक गईं। मतलब 2 शायद जिंदा बचे थे। शायद, करण ने कहा, या शायद वे भी मर गए कहीं और, बिना किसी रिकॉर्ड के। मुझे नहीं पता मीरा, पर एक बात और है जो शायद तुम्हारे काम आए। वह रुका, अपनी आवाज में एक नई सतर्कता के साथ। मिशन से कुछ दिन पहले टीम के लीडर ने, इस राज नाम के लड़के ने, मुझसे एक बार बात की थी निजी तौर पर। उसने कहा था अगर कभी कुछ गलत हो तो वह अपने परिवार के पास जाएगा, गया के पास किसी गांव में जहां उसकी नानी रहती थी। यह बहुत छोटी सी जानकारी है, बरसों पुरानी, शायद बेकार भी हो। गया के पास, अभय ने अचानक बोला, अपनी आवाज में एक अजीब सी चौंक के साथ। मीरा जी, यह मेरा अपना इलाका है। एक भारी विचारशील खामोशी छा गई। फोन कटने के बाद मीरा ने अभय की तरफ देखा, उनकी आंखों में एक नई थकी हुई पर दृढ़ उम्मीद के साथ। यह शायद एक बहुत पतला धागा है, उन्होंने कहा, बरसों पुराना, अधूरा, पर यह पहला धागा है जो हमारे हाथ लगा है। तो हम ढूंढेंगे, अभय ने कहा, अपनी आवाज में एक नई दृढ़ता के साथ, राज को अगर वह जिंदा है, और बाकी तीनों को भी अगर कोई निशान बचा है। राजू ने अपने कंप्यूटर की तरफ रुख किया, अपनी उंगलियां फिर से तेजी से चलने लगीं। मैं गया के आसपास के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू करता हूं, जमीन के कागजात, पुरानी वोटर लिस्ट, कुछ भी जो राज नाम के आदमी से जुड़ा हो, 90 के दशक के आसपास। उस रात दफ्तर बंद होने के बाद अभय अकेला बाहर निकला, गया की तरफ की सड़क पर एक बार फिर से गाड़ी चलाते हुए, इस बार पूजा से मिलने के लिए नहीं, बल्कि एक नए अजीब से उद्देश्य के साथ, यह जानने के लिए कि क्या उसका अपना घर, उसका अपना इलाका किसी बहुत पुरानी, बहुत भूली हुई कहानी का हिस्सा हो सकता है। गाड़ी में अकेला बैठा उसने अपने फोन पर मीरा का दिया वह पुराना दस्तावेज फिर से खोला, उन 4 नामों को बार बार पढ़ते हुए। राज, चुलबुल, सौरभ, चुटकी, ये नाम, ये पुरानी टूटी हुई कहानी अब उसकी अपनी कहानी से जुड़ने लगी थी। बहुत अजीब, बहुत गहरे तरीके से। उसने अपने मन में सोचा, अगर वह बिहार वाला बनने जा रहा था, अगर उसका नाम बिना उसकी मर्जी के एक लीजेंड में बदल रहा था, तो शायद यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। शायद कहीं गहरे वह उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा था जो बरसों पहले इसी धरती पर 4 युवा लोगों ने शुरू की थी और जिसे बेरहमी से मिटा दिया था। अगले कुछ दिन राजू ने गया के आसपास के गांवों में बहुत सावधानी से पड़ताल की, पुराने कागजात खंगाले, कुछ बुजुर्गों से बातचीत की, बिना यह बताए कि वह असफल है। एक शाम वह उत्साह से भरा हुआ दफ्तर में लौटा। उसके हाथ में एक पुरानी धुंधली तस्वीर थी। मैडम, भाई, उसने कहा, तस्वीर मेज पर रखते हुए, यह मुझे एक पुराने गांव के मंदिर के रिकॉर्ड रूम में मिली, एक दान पत्र के पीछे चिपकी हुई। देखिए, तस्वीर में 4 युवा लोग खड़े थे, हुए किसी पुराने कैमरे से खींची गई, रंग फीके पड़ चुके थे। एक लंबा, आत्मविश्वास वाला बीच में खड़ा था, उसके बगल में एक छोटा शरारती चेहरा, एक शांत चश्मे वाला लड़का और एक तेज आंखों वाली लड़की, बाकी तीनों से थोड़ी छोटी। मीरा ने उस तस्वीर को हाथ में लिया, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। इतने बरसों बाद पहली बार उन चेहरों को दोबारा देखते हुए। यही हैं, उन्होंने कहा फुसफुसाते हुए, यही 4, राज, चुलबुल, सौरभ, चुटकी, बिल्कुल वैसे ही जैसे याद हैं। अच्छा है, राजू ने कहा, तस्वीर को पलटते हुए। पीछे बहुत पुरानी धुंधली स्याही में
कुछ शब्द लिखे थे, टीम मगध 1997, नई शुरुआत की उम्मीद में। मगध, अभय ने धीरे से दोहराया। यह नाम, यह वही इलाका है जहां से कौटिल्य की चाणक्य की पूरी कहानी शुरू होती है। शायद उन्होंने खुद अपनी टीम को यह नाम दिया था, अनजाने में हमसे बरसों पहले। वही प्रेरणा जो बाद में हमारी भी बनी। मीरा ने तस्वीर को कसकर पकड़ा, अपनी आंखों में एक नई ठोस दृढ़ता के साथ। हमें इस मंदिर के रिकॉर्ड रूम में और खोजना होगा, उन्होंने कहा। शायद वहां और भी सुराग हों। और राजू, वह पुराना कागज, दान पत्र जिसके पीछे यह तस्वीर चिपकी थी, उस पर किसका नाम था? राजू ने अपनी नोटबुक खोली, कुछ देखते हुए, फिर उसका चेहरा एक अजीब उत्तेजना से भर गया। मैडम, दान पत्र पर एक नाम है, एक आदमी जिसने पिछले साल ही, सिर्फ 6 महीने पहले, उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पैसा दान किया था। नाम है राजेंद्र प्रसाद सिंह, गया जिले का ही एक व्यापारी, पर उसका पता किसी और शहर का दर्ज है। एक भारी उत्साहित खामोशी छा गई। राजेंद्र, मीरा ने धीरे से कहा, अपनी आवाज में एक कांपती उम्मीद के साथ। राज का पूरा नाम राजेंद्र था। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। अभय ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके भीतर एक नई गहरी उत्तेजना उमड़ आई। तो वह जिंदा है, उसने कहा, और शायद अब भी इसी धरती पर हुआ है, अपने पुराने गांव को, अपने अतीत को याद करते हुए, भले ही चुपचाप, भले ही एक नई पहचान के साथ। मीरा ने तस्वीर को अपने सीने से लगाया, उनकी आंखों में आंसू और एक नई अटल उम्मीद, दोनों एक साथ। हमें उसे ढूंढना होगा, उन्होंने कहा, सावधानी से, बहुत सावधानी से, ताकि हम उसे फिर से किसी खतरे में न डालें। पर हमें यह करना होगा। मैं उसे, उन सबको, बरसों पहले खो चुकी थी, अपनी अपनी कमजोरी की वजह से। इस बार मैं वह गलती नहीं दोहराऊंगी। उस रात, बहुत देर बाद, जब सब लोग जा चुके थे, अभय अकेला दफ्तर में बैठा रहा। वह पुरानी तस्वीर हाथ में लिए, उन 4 जवान हंसते हुए चेहरों को देखते हुए। उसके भीतर एक अजीब सी भावना उमड़ रही थी, ये जानते हुए कि जिस रास्ते पर वह चल रहा था, जिस बिहार वाला की कहानी अब चुपचाप फैल रही थी, वह असल में बरसों पुरानी, एक बार बुरी तरह टूटी हुई विरासत को आगे बढ़ा रहा था। उसने अपना फोन निकाला, पूजा को एक मैसेज भेजा, सब ठीक है, बस एक नई शुरुआत हो रही है, जल्दी मिलूंगा। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा, पटना की रात की रोशनियां, दूर कहीं गंगा की धारा, अनजान इस बात से कि इस शहर में, इस राज्य में एक बहुत पुरानी कहानी अभी अभी फिर से जागी थी, एक नई तलाश की शुरुआत के साथ। मीरा अपने कमरे में अकेली, उस तस्वीर की एक कॉपी अपनी मेज पर रखे, बहुत देर तक उन 4 चेहरों को देखती रही, अपने भीतर के बरसों पुराने दर्द और एक नई नाजुक उम्मीद के बीच झूलते हुए। उन्होंने मन ही मन एक वादा दोहराया, वही वादा जो उन्होंने आदित्य की मौत के बाद खुद से किया था। मैं तुम्हें बेकार नहीं जाने दूंगी, चाहे इसमें जितना भी वक्त लगे। राजू अपने भाई सोनू के पास फोन पर बात करते हुए, उसे इस नई खोज के बारे में बताते हुए, अपनी आवाज में एक नई उम्मीद के साथ, भैया, शायद इस दुनिया में सिर्फ बुरी कहानियां नहीं होती, शायद कुछ खोई हुई चीजें, कुछ खोए हुए लोग वापस भी मिल सकते हैं। और विक्रांत अपने दफ्तर में अकेला बैठा, द कंसोर्टियम की फाइल को फिर से खोलते हुए, अपने भीतर यह समझते हुए कि यह लड़ाई, जो अब उसकी अपनी बन चुकी थी, आने वाले महीनों, शायद सालों तक, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बनने वाली थी। कुछ दिन बाद टीम ने फैसला किया कि वे बहुत सावधानी से, बिना किसी को चौंकाए, उस राजेंद्र प्रसाद सिंह के बारे में और जानकारी जुटाएंगे, यह पता लगाने के लिए कि क्या वह सच में राज था, और अगर था तो वह किन हालातों में जी रहा था, क्या वह अब भी खतरे में था। एक शाम जब टीम अपनी अगली योजना पर चर्चा कर रही थी, राजू का फोन एक अजीब सी अनजान नंबर से बजा। उसने हिचकिचाते हुए फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक बहुत हल्की, बहुत सावधान आवाज आई, एक बुजुर्ग आदमी की, जो शायद किसी सार्वजनिक फोन बूथ से बोल रहा था। पीछे से गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं। क्या यह वही नंबर है जिसने गया के मंदिर में एक पुरानी तस्वीर के बारे में पूछताछ की थी? राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फोन स्पीकर पर डाला, मीरा और अभय की तरफ इशारा करते हुए। जी, कौन बोल रहा है? एक लंबी भारी खामोशी छाई, फिर वह आवाज फिर से बोली, इस बार बहुत धीमी, बहुत सतर्क,
पर उसमें एक अजीब सी बरसों पुरानी थकान भी थी। मुझे बताया गया कि कोई लोग मेरे बारे में, मेरे पुराने दोस्तों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। मुझे ये जानना है, क्या तुम लोग उन्हीं की तरफ से आए हो जिन्होंने बरसों पहले हमें मिटाने की कोशिश की थी, या तुम सच में हमें ढूंढना चाहते हो? मीरा ने कांपते हाथों से फोन को अपने पास खींचा। उनकी आवाज बहुत धीमी, बहुत कांपती हुई। राज, उन्होंने पूछा, अपनी आवाज में बरसों पुरानी उम्मीद और डर दोनों के साथ, क्या यह तुम हो? फोन के दूसरी तरफ एक बहुत लंबी, बहुत भारी खामोशी छाई, इतनी लंबी कि सबको लगा शायद फोन कट गया। फिर बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई आवाज में वह बोला, मीरा, मीरा किशोर, ये तुम्हारी आवाज है बरसों बाद। मीरा की आंखों से आंसू बेतहाशा बहने लगे। उनकी आवाज पूरी तरह टूट गई। हाँ राज, यह मैं हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत देर हो गई ढूंढने में, मुझे। मीरा, राज की आवाज आई। अब उसमें भी आंसू घुले हुए थे। तुम्हें पता भी नहीं कितने साल मैंने इंतजार किया, यह उम्मीद करते हुए कि कोई एक दिन याद करेगा, कोई एक दिन पूछेगा कि हम सच में क्या हुए थे। मैंने सोचा था सब भूल गए हमेशा के लिए। अभय, राजू और मीरा तीनों उस फोन के इर्द गिर्द इकट्ठा खड़े रहे, इस बहुत भावुक, बहुत टूटे हुए, पर एक साथ बहुत उम्मीद भरे पल को महसूस करते हुए। राज, मीरा ने आखिर कहा, अपनी आंखें पोंछते हुए, अपनी आवाज में एक नई दृढ़ता वापस लाते हुए। चुलबुल, सौरभ, चुटकी, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? एक और भारी खामोशी छाई। इस बार उसमें एक अलग तरह का भार था, एक दर्द जो राज की आवाज में साफ झलकने लगा। ये लंबी कहानी है मीरा, उसने कहा, और फोन पर बताने लायक नहीं। पर हां, मुझे कुछ पता है, कुछ अफवाहें, कुछ पुराने निशान। अगर तुम सच में हमें ढूंढना चाहती हो तो मुझे मिलना होगा, आमने सामने, किसी बहुत सुरक्षित जगह पर। क्योंकि मीरा, जिन लोगों ने हमें बरसों पहले बिखेरा था, वे अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और अगर उन्हें पता चला कि हम फिर से जुड़ रहे हैं, हम सावधान रहेंगे। मीरा ने कहा, अपनी आवाज में एक ठोस वादे के साथ, हम तुम्हें फिर से नहीं खोएंगे राज, इस बार नहीं। फोन कटने के बाद कमरे में एक अजीब गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई इस बहुत भावुक, बहुत बड़े पल के वजन को महसूस करते हुए। मीरा वहीं खड़ी रही, अपने आंसू पोंछते हुए, पर उनके चेहरे पर बरसों बाद एक ऐसी शांति थी जो अभय ने उनमें कभी नहीं देखी थी। हमने उसे ढूंढ लिया, राजू ने धीरे से कहा, अपनी आवाज में एक अविश्वसनीय, खुशी भरी उम्मीद के साथ। नहीं, मीरा ने कहा, अपने आंसुओं के बीच एक हल्की थकी हुई मुस्कान के साथ। उसने खुद हमें ढूंढा। शायद यह पहली बार है बरसें जब यह पुरानी विरासत, यह बिखरी हुई कहानी खुद अपना रास्ता ढूंढ रही है। अभय ने वह पुरानी तस्वीर फिर से हाथ में ली, उन 4 जवान चेहरों को देखते हुए, अब यह जानते हुए कि उनमें से कम एक बरसों की चुप्पी और डर के बाद आखिरकार फिर से रोशनी आने को। यह सिर्फ शुरुआत है, धीरे कहा, अपनी आवाज में एक नई गहरी दृढ़ता के साथ, एक बहुत पुरानी, बहुत अधूरी कहानी की। और अब हमें इसे पूरा करना होगा। खिड़की के बाहर पटना की रात गहरी होती जा रही थी। शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं, और उस अंधेरे में कहीं दूर एक बूढ़ा हो चुका आदमी, जो कभी राज हुआ करता था, फोन बूथ से बाहर निकलकर बरसों बाद पहली बार अपने दिल में एक नई उम्मीद लिए धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, ये जानते हुए कि उसकी पुरानी बिखरी हुई जिंदगी आखिरकार फिर से जुड़ने वाली थी। बिहारी डिटेक्टिव यूनिवर्स का सीजन 1 अपनी पूरी यात्रा के बाद भ्रष्टाचार, विश्वासघात, बलिदान और आखिर में एक बहुत पुरानी, बहुत उम्मीद भरी खोज के साथ यहीं अपने पहले पड़ाव पर पहुंचता है। चावल मिल का धुआं शांत हो चुका है। गंगा की लहरें अब भी वैसे ही बहती हैं, बेखबर, जैसे हमेशा से बहती आई हैं। पर बिहार की मिट्टी में अब एक नई कहानी जड़ें जमा चुकी है। एक कहानी जो सिर्फ यह नहीं बताती कि बुराई कितनी गहरी हो सकती है, बल्कि यह भी कि खोई हुई चीजें, खोए हुए लोग बरसों बाद भी वापस लौट सकते हैं, अगर कोई उन्हें ढूंढने की हिम्मत रखे।